तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस देश में, अपने बहुत सारे शहर में, दुनिया भर में बहुत सारे बिल्डर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाते हैं, शहर बसाते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हमारा आपका उनसे अक्सर आमना सामना भी होता होगा। लेकिन किसी देश का प्रेसिडेंट किसी और देश के किसी एक भरे पूरे शहर को एक प्लॉट बना दे और कहे कि बस इस शहर को अब मैं आबाद करूंगा, शहर के लोग भाड़ में जाएं, कहीं और जाकर बस जाएं, और हम इसको डेवलप करेंगे और इसे खूबसूरत शहर बनाएंगे, आलीशान बिल्डिंगें बनाएंगे, अच्छे अच्छे घर बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, सड़कें होंगी, पुल होंगे, एयरपोर्ट होगा, बंदरगाह हो। लेकिन इस शहर में जो 20 लाख लोग रह रहे हैं, जिनकी ये ज़मीन है, जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही हैं, उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं होगा। वो सब कहीं और जाएं। और फिर उसी देश का राष्ट्रपति ये कहे कुछ देशों से कि काम करो, इस जो 20 लाख की आबादी है, इनको आप लोग अपने अपने देश में खपा लो, इनको अपने यहाँ रखो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आज के इस दौर में जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉ हैं, एक देश दूसरे देश पे हमला करता है तो तमाम दोस्त देश एक साथ खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर एक अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश अमेरिका और अमेरिका के नए नए चुने गए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते ही एक रोज़ अचानक हड़कंप मचा देते हैं और ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन का जो एक छोटा सा शहर है, जिसकी कुल 41 किलोमीटर की लंबाई है और 10 किलोमीटर की चौड़ाई है, और इस 41 किलोमीटर के इलाके में 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, अब ये पूरा शहर मैं ले लूँगा, ये अमेरिका की जागीर होगी, और इस शहर के बाशिंदों को वहाँ से हटाऊँगा और नया शहर बनाऊँगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? और कमाल ये है कि दुनिया खामोश है, सिर्फ वो देश आवाज़ उठा रहे हैं जिनसे असर पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये खुली दादागिरी, खुली गुंडागर्दी की एक मिसाल है, और इसकी पूरी कहानी आपके सामने है। गाज़ा, ये फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है, गाज़ा पट्टी जिसे कहते हैं, और पट्टी इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी एक पतली सी पट्टी है, 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी, और इसी पट्टी में बहुत सारे इंसान रहते हैं, हमारे और आपके जैसे। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, ये कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो जब 1948 में जन्म हुआ, उससे पहले इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच लड़ाई हो रही थी। ये वही फ़िलिस्तीन है जिसकी सरज़मीन पर ख़ुद फ़िलिस्तीनियों ने इजराइलियों को कहा था, आओ एक शरणार्थी के तौर पर रहो, और उनको रखा। लेकिन बाद में उन्हीं इजराइलियों ने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने जाते जाते फूट डाला था, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और जाते जाते वैसे टुकड़े कर गए जैसे इंडिया और पाकिस्तान के करके गए थे। एक इजराइल बनाया, एक फ़िलिस्तीन बनाया। उस दौर में जब लड़ाई जारी थी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, तब इजराइल ने करीब 29 गाँव पर बमबारी की थी, और वो गांव के लोग सारे जो रहते थे वहाँ पे ज़्यादातर अरबी थे। वो डर के मारे जान बचाने के लिए भागे, और भाग कर एक जगह पर आकर उन्होंने पनाह ली, और उस जगह का नाम है गाज़ा, गाज़ा पट्टी। एक छोटा सा शहर, लेकिन दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर। एक ऐसा शहर जिसमें मतलब जगह ही नहीं है। सोचिए, 41 किलोमीटर कुल इलाका है उस शहर का, और करीब करीब 20 लाख कहते हैं, लेकिन करीब 25 लाख 2.5 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला ये शहर है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से, गरीब जो शहर में गिने उनमें से शहर है। अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। फिर भी इस शहर को लेकर लड़ाई है। क्यों? इसकी वजह है इसका इतिहास। तो जब इजराइल का जन्म हुआ, उसके बाद 29 गांव के लोगों पे बमबारी हुई, सब यहाँ आकर रहे, तो इसीलिए यहाँ पे शरणार्थियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। रिफ्यूजी जो जान बचा कर आए।
जब इजराइल का जन्म हुआ था और ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद इस गाज़ा के शहर पर मिस्र का कब्ज़ा था। मिस्र यहाँ हुकूमत, सारा उन्हीं का रूल चलता था। फिर 1967 में 6 दिन की एक जंग हुई थी, इजराइल एंड अरब वॉर जिसे कहते हैं। इस जंग के दौरान इजराइल ने इस गाज़ा शहर पर कब्ज़ा कर लिया और अब गाज़ा पूरी तरह से कंट्रोल में था इजराइल के। वहाँ लगभग इजराइल की सत्ता चलती, कुछ यहूदी थे लेकिन मैक्सिमम फ़लस्तीनी थे। वहीं से जुल्म और सितम का दौर शुरू हुआ। गाज़ा का समुद्री रास्ता, गाज़ा का हवाई रास्ता और गाज़ा का ज़मीनी रास्ता, इन तीनों रास्तों पर इजराइल का कंट्रोल। वो एक मुहावरा है ना कि यह डायलॉग, परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाज़त के। तो गाज़ा शहर के अंदर कोई भी एक शख्स बिना इजराइल की मर्ज़ी के दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी एक शख्स गाज़ा से बाहर नहीं जा सकता। इस तरह की पाबंदियाँ थी। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर हमास का जन्म हुआ, हमास आया, तब तक यासिर अराफात की लीडरशिप आई और इन सारी चीज़ों के बीच में समझौता होते होते फिर इजराइल ने ये माना कि ठीक है हम गाज़ा से निकलेंगे। 2005 में इजराइल की सेना वहाँ से बाहर निकल गई। अब इलेक्शन हुआ और हमास की पॉलिटिकल विंग उसने जीत लिया चुनाव और अब गाज़ा पर एक तरह से हमास की हुकूमत थी। हमास और इजराइल के बीच में वैसे ही जंग। लेकिन इजराइल की सेना तो वहाँ से हट गई, लेकिन इजराइल ने एक शर्त लगाई और वो ये कि शहर के अंदर बेशक हमारी हुकूमत ना हो, हमास ही करे या फिर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी, लेकिन इस शहर की निगरानी हम करेंगे। तो गाज़ा शहर के तमाम रास्तों पर अब फ़िलिस्तीन के लोगों पर इजराइल की नज़र। हवाई कंट्रोल उसके हाथ में, समुद्री रास्ते से, चूँकि एक समंदर का भी रास्ता मिलता है वो भी उसके कंट्रोल में, और ज़मीनी रास्ता वो कंट्रोल में। तो अब हुकूमत या शासन चल रहा है गाज़ा के अंदर हमास का, लेकिन कंट्रोल है इजराइल का। क्यों? क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना उस शहर में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता, ना बाहर आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खाना, पानी, दवा, ज़िंदगी की ज़रूरत की जो भी चीज़ है एक शहर में, जब 20 लाख लोग रहते हैं तो उनको जीने के लिए हर वो चीज़ चाहिए जो हमें और आपको चाहिए, कपड़े से लेकर रोज़मर्रा की हर इस्तेमाल की चीज़। और यहीं पर इजराइल ने खेल खेला। उसने कहा इस शहर में जो भी ज़रूरी सामान जाएगा वो बिना उसकी चेकिंग के नहीं जाएगा, और कितना जाएगा वो भी ये तय करेगा। अब जिस शहर में रोज़ाना की ज़रूरत के हिसाब से करीब करीब 15,000 ट्रक में सामान जाना था, जैसे हर शहर में होता है, फल सब्ज़ी आती है तो हर शहर में एक सब्ज़ी मंडी होती है, आप रात को देखें 11 के बाद उनके ट्रक घुसते हैं, उनकी एक गिनती होती है। तो गाज़ा के शहर के लोगों के लिए ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत थी 15,000 ट्रकों में आया करती थी एक एवरेज। इजराइल ने उस पर भी रोक लगाई। अभी जो हाल में पिछले महीने की बात है उसमें यह थी कि पर डे 2,000-2,500 ट्रक की इजाज़त दी। अब कहाँ 15,000 ट्रक में जो सामान आएगा तब लोगों की ज़िंदगी वो ढंग से जी पाएंगे, कहाँ 2,000-2,500 में, तो कैसे हर एक का पेट भरेगा। और इसी नाकेबंदी की वजह से आलम यह हुआ कि गाज़ा के लोगों की ज़िंदगी नर्क बन गई। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने एक बार गाज़ा के बच्चों की हालत को देखकर ये कहा था कि ये दुनिया का नर्क है, इसी दुनिया का ये जहन्नम है। हर चीज़ पे नाकेबंदी थी और इस नाकेबंदी की वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी हराम हो गई। लेकिन तमाम गरीबी दुश्वारियों के बावजूद कमाल ये था कि गाज़ा के रहने वाले जो बच्चे लड़के वो पढ़ाई में 95% उनका मतलब लिटरेसी रेट, एक ही काम की पढ़ेंगे ज़रूर। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता उस सब पे रोक लगा दी गई। गैस हो, पानी हो, खाना हो, दवा हो, कपड़े हों, मतलब हर वो चीज़ जो आपके जीने के लिए ज़रूरी है उन सब के ऊपर नाकाबंदी और इजराइल की पहले तलाशी और फिर वो अंदर जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ब्रिलियंट हैं, जो फेलोशिप पे और स्कॉलरशिप पे बाहर जिनको एडमिशन मिला, उनमें से भी कितने जाएंगे ये इजराइल तय करता है।
एक ये भी तय हुआ कि कितने लोग गाज़ा से बाहर जा सकते हैं। इजराइल ये तय करता है कि एक ख़ास मुद्दत में 50,000 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं देंगे। मतलब किसी को वहाँ पे इलाज की सुविधा नहीं है। जो गाज़ा में अस्पताल हैं उनमें से 99% अस्पताल बम बारूद से तबाह हो चुके हैं। जो अक्टूबर में हमास ने हमला किया उसके बाद से जो 25 महीने से जंग जारी थी। अस्पताल नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, दवा नहीं, खाना नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, कुछ नहीं। और बाहर से आए तो वो इजराइल की मर्जी के बिना आ नहीं सकता। तो अब लोग बीमार हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। उनमें से भी वो तय करता है इजराइल कि किनको अस्पताल बाहर इलाज की ज़रूरत है उन्हीं को भेजेंगे, बाकी मर रहे हैं तो मरने दो। तो जब ये सारी चीज़ें चली और 25 महीने की जो जंग हुई और इस जंग को जब झेला, एक खंडर बन चुका है इस वक्त गाज़ा। कुछ तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि ये क्या शहर है। मतलब इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। कुछ डेटा है यूएन के ही, 92% घर जो गाज़ा में है वो तहस नहस हो चुके हैं, बमबारी की वजह से गिर चुके हैं। 95% स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, साफ पीने का पानी भी नहीं है। करीब अकाल जैसी हालत है वहाँ पर, क्योंकि खेती बाड़ी से भी लोग जो कुछ अपनी ज़िंदगी और अपना पेट पाल लेते थे वो सब कुछ खत्म। 50% लोगों के पास खाना नहीं है, और जो बाकी 50% लोगों के पास खाना है वो बस इतनी ज़रूरत का है कि वो सांसें ले सकें। दवा नाम पे कुछ है ही नहीं वहाँ पे कि कोई इलाज, अगर कोई बीमारी हो गई तो बस जब तक ऊपर वाला तुमको बचाया हुआ है बचे रहो वरना जाओ। कुल 36 हॉस्पिटल हैं बड़े जो गाज़ा में। ये सब के सब इन लास्ट हमलों में इजराइल ने इन्हीं हॉस्पिटल पर बम गिराए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों की भी जान गई थी। पूरे अस्पताल को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा जो बीमारियां वहाँ के लोगों को भूखमरी और कुपोषण की, उसकी तो गिनती ही नहीं है। 47,000 लोग 25 महीने में सिर्फ इस इजराइल ने जो गाज़ा पर हमला किया उसमें वो लोग मारे गए थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग जान बचाकर वहाँ से भागे। बॉर्डर पर तैनाती है इजराइल की, कई लोगों को भागते हुए गोली मारी गई। 92% मैंने कहा कि जैसे गाज़ा के शहर के तमाम घर बिल्डिंग बमों से बर्बाद हो चुके हैं, तो बचा क्या? खंडर। अब इसी खंडर के दौरान ये हुआ कि हमास और इजराइल के बीच अभी एक समझौता हुआ था। इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई। इजरायली कुछ बंधक, जिनकी तादाद 100 के ऊपर है करीब, हमास के कब्ज़े में थे। तो ये हुआ कि तुम एक बंधक छोड़ो, हम 104 फ़िलिस्तीनी छोड़ेंगे। और ये समझौता चल रहा है। उसके बाद सीज़ फायर हो चुका है। अब इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में जंग लड़ी नहीं जा रही है और बंधकों का आदान प्रदान चल रहा है। अब ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, दूसरी बार राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद कई वो फैसले लेते हैं जिस पर इस वक्त दुनिया में चर्चा है, जिसमें से एक तो हम ही लोग भुक्तभोगी हैं कि जो भी इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे हैं उनको हथकड़ियों बेड़ियों में उनके देश भेजा जाएगा, वरना ग्वांताना बे जेल भेज देंगे। 104 भारतीयों की खेप पहले ही आ चुकी है, बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो तस्वीरें आपने देखी हैं। और उसी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर वो अमेरिका के दौरे पर गए, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे ख़ास दोस्त है इजराइल का। कुछ पश्चिमी देश और अमेरिका यही है जो लगातार इजराइल को हथियार, पैसे, सब कुछ देता है और अब तक कितने बिलियन डॉलर की मदद कर चुका है। तो जब बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पहुँचे और ये हमास और इजराइल का समझौता हो चुका था, अब जो बंधक हैं उन्हें लौटाना, इजराइल के जेल से भी भेजना, इसी दौरान में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीडिया ब्रीफिंग में एक बात कही जिससे हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस गाज़ा की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, उस गाज़ा को अपने कब्जे में लेगा। अमेरिका एक आज़ाद देश है, गाज़ा एक फ़लस्तीन के साथ जुड़ा हुआ देश है, फ़िलिस्तीनी देश है, वो एक आज़ाद देश है।
अमेरिका कहाँ और गाज़ा कहाँ। और एक प्रेसिडेंट चुना हुआ जहाँ डेमोक्रेसी है, वो ये कहता है कि उस गाज़ा को अमेरिका अपने कब्ज़े में लेगा। नाम ये देते हैं कि हम उसको डेवलप करेंगे, हम उस शहर को बसाएंगे, एक नया शहर बनाएंगे, नए घर बनाएंगे, नए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल बनाएंगे, नई सुविधाएं देंगे। फिर पूछा जाता है वहाँ रहेंगे कौन। तो कहते हैं जो गाज़ा में अब बचे खुचे लोग हैं, इनके लिए नर्क है, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाए? तो ये हुआ कि पहले चूँकि मिस्र की हुकूमत थी तो कुछ को तो मिस्र ले ले, बाकी कुछ को जॉर्डन ले ले। एक और भी खबर आई कि इंडोनेशिया से भी कहा गया तुम भी ले लो। तो ये जो 20 लाख लोग हैं, ज़्यादातर जो शरणार्थी हैं, बरसों से लड़ते झगड़ते भी वहीं रह रहे हैं, वहीं मर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक काम करो, इन सबको इन देशों में खपा दो, और उन देशों को भी धमका रहे हैं, मिस्र, जॉर्डन से लेके सबको, कि इनको ले लो, हमें ये प्लॉट खाली चाहिए। ये 41 किलोमीटर की जो सरजमीन है, गाज़ा शहर जिसका नाम है, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये एक प्लॉट है। और वैसे आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, ट्रंप टावर, ट्रंप हाउस, एक अपने गुरुग्राम में भी है उनका। उनके बेटे आए थे यहाँ, तो वो एक रियल एस्टेट का भी उनका अपना एक बिजनेस है। शायद वो भूल गए कि वो सब प्रेसिडेंट है। उन्होंने गाज़ा को एक रियल एस्टेट के तौर पर देखा, एक कारोबारी के तौर पर देखा, एक बिजनेसमैन के तौर पर देखा, और ये देखा कि कैसे इस शहर को डेवलप करके यहाँ आलीशान घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, और फिर उसे अमीरों को बेचें। तो उन्होंने कहा 41 किलोमीटर का जो ये प्लॉट है, इसके असली मालिक सब यहाँ से निकलो, दूसरे देशों से कहा इनको अपने अपने यहाँ रख लो, और ये हमें खाली ज़मीन चाहिए, और इस ज़मीन पर हम बहुत खूबसूरत एक शहर बसाएंगे और अमीर लोग यहाँ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अरब चाहें तो वो भी आके यहाँ रह सकें, बाकी वेस्टर्न कंट्री। अब इजराइल तो खुश होगा। नेतन्याहू ने कहा क्या क्रांतिकारी बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार गाज़ा खाली हो जाए फ़लस्तीनियों से और फिर यहाँ आकर पश्चिमी देश और बाकी देशों के लोगों को बसा दिया जाए तो इजराइल का तो तनाव ही ख़त्म, क्योंकि वो सारे फिर उसके साथ कोई दुश्मनी की वजह तो रहेगी नहीं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक देश, एक आज़ाद देश के एक शहर पर एक कारोबारी की तरह नज़र रख कर ये कह रहा है कि ये प्लॉट मुझे दो, इस प्लॉट के असली मालिकों को भगाओ और हम यहाँ बिजनेस करेंगे। अरब देश का रिएक्शन आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कुछ पश्चिमी देश जिसमें स्पेन भी है, उसने कहा यह बिल्कुल नहीं होगा। इवन फ्रांस है, उसने भी कहा कि ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप दूसरे देश की सरजमीन पर कैसे कब्जा कर सकते हो। तो अब ट्रंप साहब ने कह तो दिया, लेकिन क्या उनके दोस्त मुल्क उनके इस फैसले में उनका साथ देंगे इजराइल को छोड़कर, क्योंकि इजराइल का तो इसमें फ़ायदा है। ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि एक देश का राष्ट्रपति, वो भी अपने आप को जो सुपर पावर कहता है, कल को उसने गाज़ा को आज कहा, कल किसी और शहर को कहे कि ये हम ले लेंगे, इस पे हम बसाएंगे। तो ये सिलसिला, ये भूख, ये लालच कहाँ जाकर ख़त्म होगी। और उन 20 लाख लोगों का क्या, अगर बसाना ही है, इंसानियत है, हमदर्दी, आपके पास पैसा है, तो कहीं ज़्यादा बेहतर तो ये होता कि आप कहते हैं कि ठीक है, ये जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं, इनसे अपील करता हूँ कि आप शांति के रास्ते पर चलें, या आप हमास वमास लड़ाई झगड़ा भूलिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, अपने बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी दीजिए। हम आपकी मदद करते हैं, हम आपके टूटे हुए अस्पताल, टूटे हुए कॉलेज, स्कूल, घरों को, घरौंदों को वापस बनाएंगे। और इसमें दुनिया अगर मदद करेगी तो हम उस मदद के साथ आपके लिए मदद करेंगे। तो कहीं ज़्यादा लगता कि हाँ, एक सुपर पावर देश है और बड़ा दिल वाला है। लेकिन जो लोग वैसी भूखमरी, बीमारी और पता नहीं कैसे जी रहे हैं, उनके ज़ख्म पर मरहम की बजाय नमक लगाने का काम ट्रंप ये कर रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो और दूसरे देश में जाओ, ये गंदगी हटाओ और हमें ये प्लॉट दे दो, हम इस पर अपना काम करेंगे। हैरत की बात तो ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पर खामोश हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, उनके नेता इस पर खामोश हैं। जबकि सोचना चाहिए कि कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो अहंकार इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी आज़ाद देश के, किसी आज़ाद शहर को आप गुलाम की तरह ट्रीट करें, कम से कम आज के दौर में।
लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ, ऐसा कहा गया। और आप लोग उठा कर देख लीजिए कहाँ कहाँ इस पर कितने देशों के रिएक्शन हैं, 2-4 गिनती के होंगे। अरब ही देश को ले लीजिए आप, सऊदी अरब अमेरिका से पंगा ले नहीं सकता, उसने अपनी सुरक्षा ही अमेरिका के हाथों में रखा हुआ है, उसके सारे तेल का कारोबार ही अमेरिका संभालता है, तो सारे तो उसके अपने फ़ायदे हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें गलतफहमी होती है ना कि नहीं ये मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश की मदद करेगा, ये सब बेकार की बातें होती हैं। सब अपना अपना स्वार्थ पालते हैं, सबको अपने अपने पैसे चाहिए, सबको अपनी अपनी ताकत चाहिए, सबको अपनी अपनी फैसिलिटी चाहिए। तो सऊदी अरब कहाँ खड़ा होगा आगे आकर? मिस्र जॉर्डन ज़रूर, चूँकि उनके ऊपर आएगा 20 लाख लोगों को, भैया कहाँ हम अपने घर में बसाएं, तो वो आवाज़ करेगा, उठाएगा, उठा रहा है। इंडोनेशिया ने कहा है कि भैया हम कहाँ से रखेंगे, लेकिन कुछ हैं स्पेन या फ्रांस जैसे देश जिन्होंने विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र भी अब तक खामोश है, और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहीं और नहीं है, अमेरिकी सरजमीन न्यूयॉर्क में है। तो कमाल है ये, और पहली बार है शायद देश में। पुराने दौर में ये होता होगा मुझे नहीं मालूम, मतलब होता ही ये था कि किसी राजा ने किसी देश पे जाके हमला किया और वो पता चला पूरा देश अब उसके अधीन है, वहाँ पे वो हुकूमत कर रहा है। आज के दौर में अगर कोई देश ऐसा कहे कि इस शहर को ही प्लॉट बना के मुझे दो, शहर वालों को, ये फिल्मों में दिखाते हैं ना, जो किसी झोपड़पट्टी या ऐसी ज़मीन पर नज़र पड़ती है नेताओं की, बिल्डरों की, और फिर साजिश रची जाती है कि अच्छा इन झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ से खाली कराओ, तुम्हें ही पैसे देंगे, 2-4 प्लॉट दे देंगे, फ्लैट दे देंगे, और उसके बाद वो कब्ज़ा होता है उन गरीबों को हटाकर। बस थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, सेम कहानी है कि ट्रम्प की नज़र में गाज़ा में रहने वाले लोग ही एक स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे होंगे 2-4 हज़ार, वहाँ पे 20 लाख हैं, हटाओ 20 लाख लोगों को, शहर बसाएंगे और उनको नहीं रखेंगे। अभी एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने खुद ही कहा कि ये खुद मतलब नहीं चाहेंगे कि इस नर्क में रहें। तो पूछा कि चलिए आप जब शहर बनाएंगे, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर देंगे, तो क्या गाज़ा या फ़िलिस्तीन के लोगों को उसमें वापस रखेंगे? उनका गाज़ा के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी इसमें, एक बार बाहर तो बाहर। तो ये सोच भी उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है कि जिनकी ये ज़मीन है, जिनके बाप दादा इस ज़मीन पर पैदा हुए मरे, उन्हीं को बाहर करके उसी शहर में नए लोगों को बसाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। और नाम क्या होगा? पीस, शांति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप में पढ़ने की दिलचस्पी आ जाए तो मुझे लगता है क्राइम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वही हो जाता है। कई लोगों के मेल आए थे इसी को लेकर कि ये जो गाज़ा है, क्या एक दूसरा देश इस पर कब्ज़ा कर सकता है और ये ऐसा क्यों है? तो इसी मेल की वजह से ये पूरी डिटेल जो भी थी आपके सामने रखी थी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुशांत खराटे जी, आज इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सुशांत जी। और ये नवी मुंबई पुलिस में है और भेजा है काजल जी ने, काजल जी के हस्बैंड हैं सुशांत जी। तो हैप्पी बर्थडे सुशांत साहब। कभी मुंबई आया तो ज़रूर मिलूंगा आप दोनों से। आशिकुल हक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशिकुल जी। साथ ही अक्षय ढोके, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय। सैयद ईमानुद्दीन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईमानुद्दीन। और ये सैयद इरफानुद्दीन के बेटे हैं। साथ ही योगिता शर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे योगिता जी। और ये पंकज सिंह जी की पत्नी है। इसके अलावा शाहीन प्रवीण एंड मोहम्मद इम्तियाज़ खान, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक शादी की सालगिरह। पल्लवी जायसवाल एंड अशोक कुमार, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी, तो आप दोनों की बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक, बधाई। और ये भेजा है भोला मौर्य ने। इसके अलावा गोविंद कुशवाहा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। साथ ही सालेहा आफरीन, सालेहा आफरीन ने लिखा है कि मैं क्राइम चैनल शुरू करना चाहती हूँ और मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि कैसे करूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सालेहा आफरीन आपको बताना, लेकिन फिर भी आपने कई मेल किए, तो कहीं आप ये ना सोचें कि मैं इस डर से कुछ नहीं बता रहा हूँ कि कहीं एक कंपटीटर तो तैयार नहीं हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। कैसे आप करेंगी? तो बेस्ट ये है जो आपने पूछा सवाल, आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगी, आपके पास उतनी ही ज़्यादा मटेरियल होगी, उतनी ज़्यादा स्टोरीज़ होंगी। और बोल तो दिया मैंने, रिसर्च करेंगी, कैसे करेंगी?
तो उसके लिए बहुत सारे आप न्यूज़पेपर देखिए, पढ़िए। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया है, गूगल है। गूगल पे आप अलग अलग देशों के, अलग अलग शहरों के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं या वेबसाइट है या फिर चैनल है, अगर आप उनमें सर्च करेंगी तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आपको क्राइम की मिलेगी जो हम शायद मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ पाते, देख पाते हैं मीडिया में। तो आप जितना अलग अलग सोशल मीडिया पर जाकर रिसर्च करेंगे गूगल के थ्रू, हर देश, हर शहर, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, तो आपको बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपके पास स्टोरी की कभी कमी नहीं होगी। और बाकी जो है वो हफ्ता, 2-4 दिन, 10 दिन में कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट हो ही जाता है, चाहे देश में हो या विदेश में हो। तो अगर आप उस पर नज़र रखेंगी, उस पर आप उसको आप फॉलो अप देखेंगी, उसको करेंगी, तो स्टोरी की कमी नहीं पड़ेगी। बस ये है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च में बहुत वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मतलब जब आप फ्री हैं तो आप सीधे लग जाइए रिसर्च पर, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बाकी अगर और कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, खुशी होगी मुझे मदद करके। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।